कभी सोचा है कि हम उन चीजों की उम्र कैसे पता लगा लेते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है? मतलब हजारों साल पुरानी चीजें, इनकी कहानी पता चलती है एक खास तरह की एटॉमिक क्लॉक से। तो आज हम इसी रेडियो वैज्ञानिकों को कार्बन की ये दिलचस्प कैसे पता कहानी को चलता है कि समझने वाले कोई हैं। वाइकिंग तो कंकाल सवाल यही ठीक उठता है 1100 साल पुराना है या लकड़ी का कोई औजार 5000 साल पहले का है। इसका जवाब देखिए, कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे कमाल का विज्ञान है। चीज के असल में अंदर हर एक जीव छिपी हुई एटॉमिक क्लॉक होती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। पेड़ पौधों से लेकर जानवरों और हम इंसानों तक सबके अंदर समय मापने का एक नेचुरल तरीका मौजूद है। एटॉमिक क्लॉक तो के पीछे चलिए के इस विज्ञान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस पूरी कहानी का हीरो है कार्बन और उसकी एक बहुत ही खास किस्म जो जिंदगी की एक रेडियो एक्टिव धड़कन की तरह है। तो मिलिए कार्बन 14 से। ये कार्बन का एक बहुत ही रेयर और रेडियो एक्टिव वर्जन है, जिसे आइसोटोप भी कहते हैं। देखिए, ज्यादातर कार्बन तो कार्बन 12 के रूप में स्टेबल होता है, लेकिन ये जो कार्बन 14 है, ये अनस्टेबल है। इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, और यही बात इसे खास बनाती है। तो सवाल ये है कि ये खास कार्बन 14 आखिर बनता कैसे है। सोचिए, ये प्रोसेस हर पल हमारे सिर के ऊपर आसमान में चल रहा है। स्टेप 1, अंतरिक्ष से कॉस्मिक किरणें आती हैं और हमारे ऊपरी एटमॉस्फेयर से टकराती हैं। स्टेप 2, इस टक्कर से बनते हैं ढेर सारे एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स। स्टेप 3, इनमें से एक न्यूट्रॉन नाइट्रोजन 14 के एक एटम से जाकर टकरा जाता है। और स्टेप 4, बस वो नाइट्रोजन एटम अब बन जाता है कार्बन 14। ये जो नया नया कार्बन 14 बना है ना, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। फिर पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए इसे सोख लेते हैं, और जब जानवर उन पौधों को खाते हैं तो ये कार्बन 14 फूड चेन में आ जाता है, और बस इसी तरह ये हर जिंदा चीज का हिस्सा बन जाता है। तो ठीक है, घड़ी तो हमारे अंदर है, पर यह समय बताती कैसे है? इसकी टिक टिक एक बिल्कुल तय रिदम पर चलती है, जिसे हम कहते हैं क्षय या डिके। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। जैसे ही कोई जीव मर जाता है, वो बाहर से नया कार्बन लेना बंद कर देता है, और ठीक बिल्कुल उसी पल उसकी वो एटॉमिक क्लॉक टिक टिक करना शुरू कर देती है। मतलब जब तक वो जिंदा था, कार्बन 14 का लेवल स्थिर रहता था, पर मौत के बाद ये सिर्फ घटता है। ये पूरी प्रक्रिया हाफ लाइफ या अर्ध आयु के सिद्धांत पर काम करती है। ये वो समय होता है जिसमें किसी सैंपल में मौजूद रेडियोएक्टिव कार्बन 14 एटम्स में से ठीक आधे खत्म होकर वापस स्टेबल नाइट्रोजन 14 में बदल जाते हैं। और कार्बन 14 के लिए ये मैजिकल नंबर है 5700 साल। जी हाँ, हर 5700 साल में किसी भी मृत जीव में कार्बन 14 की मात्रा ठीक आधी हो जाती है, और ये रेट एकदम फिक्स और भरोसेमंद है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये टाइमलाइन है। देखिए, जिस पल किसी जीव की मौत हुई, उसके अंदर 100% कार्बन 14 था। अब घड़ी की टिक टिक शुरू। 5700 साल गुजरे और ये घटकर रह गया आधा, यानी 50%। फिर और 5700 साल बीते, मतलब कुल 11400 साल, तो ये फिर से आधा होकर 25% हो गया। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। तो वैज्ञानिक बस बचे हुए कार्बन 14 को मापते हैं और उम्र का पता लगा लेते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। इस एटॉमिक क्लॉक को भी कभी-कभी फाइन ट्यून करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें कुछ उतार चढ़ाव आते हैं जिन्हें वैज्ञानिक मजे में विगल्स कहते हैं। तो क्या हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 की मात्रा हमेशा से एक जैसी रही है? इसका जवाब है नहीं। और यहीं से ये डेटिंग की पूरी प्रोसेस और भी दिलचस्प हो जाती है। दरअसल कई चीजें कार्बन 14 के लेवल पर असर डालती हैं, जैसे कि धरती के मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव, सूरज की एक्टिविटी में उतार चढ़ाव, और एक बहुत ही खास इफेक्ट है जिसे मरीन रिजर्वायर इफेक्ट कहते हैं। इन सबको समझने के लिए वैज्ञानिक पेड़ों के छल्लों जैसे पुराने रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर आता है ये मजेदार मरीन रिजर्वायर इफेक्ट। बात यह है कि समुद्र में जो कार्बन है, वो हवा वाले कार्बन से पुराना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि समुद्री जीव या फिर वो लोग जिनकी डाइट में सी फूड ज्यादा होता है, रेडियो कार्बन डेटिंग में अपनी असली उम्र से कहीं ज्यादा, मतलब आर्टिफिशियली पुराने दिखाई देते हैं। जैसा कि एक रिसर्चर ने मजाक में कहा था, मछली कार्बन 14 डेटिंग को बिगाड़ देती है। एक एक्सपेरिमेंट में तो ये हुआ कि जब एक बिल्कुल नए बने मिट्टी के बर्तन में मछली पकाई गई, तो उस मछली के अवशेषों ने बर्तन को ही 700 साल पुराना दिखा दिया। है ना अजीब बात? इसी इफेक्ट ने एक वाइकिंग कब्रगाह की गुत्थी सुलझाई थी। वहां एक ही समय पर दफनाए गए लोगों के अवशेष
अलग अलग सदियों के लग रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी डाइट में सी फूड बहुत ज्यादा था। और अब आते हैं कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले मोड़ पर, बम पल्स ट्विस्ट। ये एक मॉडर्न गड़बड़ी है जो इस पुराने डेटिंग मेथड को हमारे बिल्कुल हाल के इतिहास से जोड़ती है। जरा इस चार्ट को देखिए। 1950 से पहले कार्बन 14 का लेवल एक बेसलाइन पर था। फिर 1950 और 60 के दशक में हुए एटॉमिक बम टेस्ट्स ने सब कुछ बदल दिया। 1963 के आसपास ये लेवल अपने पीक पर पहुंच गया, जो नॉर्मल से लगभग दोगुना था। जब टेस्ट बंद हुए तब से ये लेवल धीरे धीरे वापस बेसलाइन की तरफ आ रहा है। लेकिन इस बम पल्स का एक अनएक्सपेक्टेड फायदा भी हुआ। इसने पिछले 70 सालों की चीजों की एकदम सटीक मतलब पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डेटिंग करना मुमकिन बना दिया। इसका इस्तेमाल फॉरेंसिक साइंस से लेकर आर्ट की दुनिया में नकली पेंटिंग्स पकड़ने तक में किया गया है। पर कहानी में एक और ट्विस्ट है, एक और इफेक्ट है जो इसके ठीक उल्टा काम कर रहा है। वो है सूस इफेक्ट। फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल डीजल के जलने से एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पुराना कार्बन निकलता है, जिसमें कार्बन 14 होता ही नहीं है। ये हवा में मौजूद नेचुरल कार्बन 14 के लेवल को कम कर रहा है। तो इसका नतीजा क्या होगा? ये स्लाइड देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। अंदाजा है कि साल 2050 तक इस सूज इफेक्ट की वजह से एक वाइकिंग ट्यूनिक जो 1050 ईस्वी की है और 2050 में बनी एक बिल्कुल नई टी शर्ट, इन दोनों के बीच रेडियो कार्बन डेटिंग कोई फर्क ही नहीं बता पाएगी। दोनों की कार्बन 14 सिग्नेचर एक जैसी हो जाएगी। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हम अपने ग्रह के वायुमंडल को बदल रहे हैं, क्या हम अनजाने में आने वाले कल के लिए अपनी ही कहानी के कुछ पन्नों को मिटाते जा रहे हैं? सोचने वाली बात है।